अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 2800 के करीब नए केसेस डिस्कवर हुए हैं, लेकिन अमवात की तादाद अभी भी बहुत ऊपर है। 118 अफराद NCOC की डाटा के मुताबिक कल कोरोना के बायस अपनी जान से गए। और शफात, इसके साथ साथ जो टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से बात की जा रही थी, समहाउ वो टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान में उतनी नहीं बढ़ सकी। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों में देखा जाए तो 21,000 ही टेस्ट किए गए, जिनको 50,000 करने की बात की जा रही थी। और जैसे हम टेस्टिंग बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि केसेस भी जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली जनाब, एक अच्छी खबर भी है और वो है कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख जो कि चंद दिन पहले 25 रुपये फ़ी लीटर तारीख का सबसे बड़ा इजाफा था, वो बढ़ाए गए थे। अब उसमें कल रात एक और ऑर्डर के तहत 10 रुपये की कमी की गई है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नई कीमतों पर आज से उनका इतलाक हो चुका है। अच्छा, और अगर आज से हो जाएगा तो ये आज से अवेलेबल भी होगा? होपफुली यस, क्योंकि अल्लाह करे पेट्रोल पंप्स पे ये मिल जाए। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का हुक्म दे दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में अनकरीब 10 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। PIA को यकमता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप में उतरने की इजाज़त मिल गई। ओवरफ्लाइंग ताहुक्म सानी इजाज़त मिलेगी। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाज़ों पर 6 माह के लिए। जी, तो अभी टॉप स्टोरीज आपने जानी और शफात और मैं जैसे टॉप स्टोरी से पहले आपके लिए एक अच्छी खबर ये दे रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, क्योंकि अब पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है उस पर नोटिस भी ले लिया है और उस पर एक्शन लेते हुए फौरी तौर में कीमतों में कमी का हुक्म दे दिया है। और ज़राए के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर फौरी अमल दरामद भी अब शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी का इम्कान है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 10 रुपये कमी का इम्कान है। इसी तरह मुल्क में पेट्रोल बहरान की वजूहात जानने और उसका अजाला करने के मकसद से वज़ीर आज़म के हुक्म पर तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी गई है, जिसके चेयरमैन मावन खसूसी शहजाद कासिम होंगे। कमेटी ऑयल कंपनीज और पेट्रोल पंप्स की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जायजा लेगी और तेल बहरान में पेट्रोलियम डिवीजन के इक़दामात पर रिपोर्ट भी मुरतब करेगी। अब बात करते हैं जनाब कोरोना वायरस के हवाले से। और मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से अब तक जो NCOC का डाटा सामने आया उसमें 118 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में अमवात की कुल तादाद 4,395 हो गई है। और 24 घंटे के दौरान हमने देखा कि तकरीबन 3,000 ऐसे नए केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं और NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के अब 1,08,273 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद अब पाकिस्तान में 1,08,2 हो गई है। अगर हम दुनिया जहान में जायजा लें कि इस वक्त कोरोना की तबाहकारियाँ कहाँ तक पहुँची है, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और साइंसदान इसकी वैक्सीनेशन बनाने में मसरूफ़ है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि अगर अभी भी इसकी वैक्सीनेशन बनाने पर काम किया जाए तो उसमें जो मिनिमम जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है वो है 14 महीने। उसमें एक में ट्रायल होगा और एक में चेक किया जाएगा दूसरे मरहले में कि कहीं इसकी कोई रिएक्शन तो नहीं होंगे। इसलिए अगर जल्द से जल्द आ भी जाए शफात इसकी वैक्सीनेशन, तो इस साल तो आते हुए नहीं देख रहे। वैक्सीन के हवाले से एक अच्छी खबर चाइना से ज़रूर आई है कि चाइना ने वैक्सीन न सिर्फ ये कि बना ली है बल्कि अब अपनी मिलिट्री यूजेस के लिए उसको अवेलेबल भी कर दिया है। ताहम उसकी एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा नहीं है, ऐसा वैक्सीन बनाने वालों को कहना है। और अभी फेज़ 3 के ट्रायल्स होने बाकी हैं। लेकिन एक और जो अहम मामला है वो है वैक्सीन बने या ना, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ इलाज ही काफ़ी नहीं है। आपको वो SOPs, वो एहतियात जो कि डॉक्टर्स की जानिब से, मीडिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से बताई जा रही है,
उन एहतियात पर, उन SOPs पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। बुखार और खांसी की सूरत में फ़ोन पर ही डॉक्टर से रुजू करें अगर आप में अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, ओनली देन आप टेस्टिंग के लिए जाएं, वरना इसके अलावा जो चीज़ हमने करनी है वो है एहतियात। इसी वाले से मजीद बात करेंगे और प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंचार्ज कोविड टेस्टिंग लैब भी हैं डा ओजा कैंपस के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि जैसे अभी भी हम लोगों से भी बात भी कर रहे हैं कि एहतियात जितनी की जाए वो ज़रूरी है, छोटी छोटी अलामात पर, इनफैक्ट अगर आपको अलामात ना हो तो आप टेस्टिंग की तरफ ना जाएं। कितनी मुनासिब है ये बात, या फिर हमें वाकई टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए चाहे अलामत हो या ना हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी हैं। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मौजू पे मुझे मदद किया, और उम्मीद है सब लोग आप लोग खैरियत से होंगे। ये वबा काफ़ी लंबी सूरत इख्तियार कर गई है। लोग काफ़ी परेशान हैं कि टेस्ट लाजमी है और टेस्ट के चक्कर में वो अपने आप को मज़ीद मुश्किल में डाल लेते हैं, खुसूसन जहाँ पे टेस्ट मुफ्त है या फ्री है। तो हमारे पाकिस्तान में तो ये काफ़ी कॉमन है, जो चीज़ मुफ्त मिल रही है लोग वहाँ लाइनें लगा लेते हैं, जो भी चीज़ हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो। तो ये एक बदकिस्मती है कि इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और लोग जो हैं गैर ज़रूरी टेस्ट के लिए, क्योंकि मुफ्त है तो लाइनें सुबह फजर के बाद आके ना लंबी लाइन लगा लेते हैं और वो मज़ीद अपने आप को रिस्क कर लेते हैं। तो आपने बिल्कुल वजह फरमाया, ये टेस्ट ज़रूरी है, लेकिन इतना गैर ज़रूरी अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहिए कि बजाय कि आप अपने आप को सिर्फ टेस्ट के लिए चेक करें और आप खुदा न खास्ता नेगेटिव हों और अपने आप को उस समाजी दूरी के ना होने की वजह से, और वहाँ क्योंकि मरीज़ बहुत सारे हो सकते हैं जो पहले से इन्फेक्टेड हों, तो आप अपने आप को इन्फेक्ट करा सकते हैं और ये बीमारी ना होने के बजाय आपको मुंतकिल हो सकती है। तो अब तो काफ़ी हद तक मामलात क्लियर हो चुके हैं, WHO की रिकमेंडेशन बहुत क्लियर आ चुकी है और यहाँ पे मुल्क के अंदर भी काफ़ी माहिरीन इस पे काम कर चुके हैं। तो पहले जैसे हालात नहीं हैं कि बंदा पैनिक में हो या बहुत फेयर या इस तरह के मामलात हों। अब काफ़ी मामलात क्लियर हो चुके हैं। तो जिन लोगों में अलामात हैं और काफ़ी वाज़ेह अलामात हैं जिनकी अब काफ़ी निशानदेही हो चुकी है, उन अलामात वाले लोगों को चाहिए कि सिर्फ वो टेस्ट करा लें, और इवन अगर टेस्ट ना भी कराते हैं और उनको सिर्फ ये पता हो जाए कि ये कोरोना है, तो और तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने आप को होम आइसोलेट करना है, अच्छा सा खाना खाना है, अपने आप को फिट रखना है, और 10 से 15 दिन में आपने बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जब तक अगर कोई सीरियस अलामात ना हो, अगर आपको कोई सीरियस अलामात हो तब जाके आपको हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए। लेकिन अगर सिंपल ऐसे एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप सिर्फ होम आइसोलेशन करके ही अपने आप को इस बीमारी से मुकाबला कर सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। डॉक्टर सईद ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों में अभी तक कोरोना टेस्ट के हवाले से कन्फ्यूजन है। लोगों को लगता है कि जो उनके टेस्ट रिज़ल्ट्स आए हैं वो क्लियर नहीं है, वो उनमें शायद कोई इबाहम है। इस वजह से एक शख्स एक दफ़ा में 2-2, 3-3 जगहों पे टेस्टिंग करवा के वो ये कोशिश ज़रूर करता है कि उसको कहीं से नेगेटिव रिज़ल्ट मिल सके ताकि उसका काम मुतासर ना हो, उसका फैमिली रूटीन मुतासर ना हो। उस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एक तो टेस्ट की नौइयत काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी लोग 2-3 तरह के टेस्ट हैं, PCR टेस्ट को एंटीबॉडी टेस्ट के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं। कुछ लेबॉर्ट्री के रिजल्ट की वजह से वो मुतमईन नहीं रहते कि मेरे इस लेबॉर्ट्री का जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, या उसको अलामात नहीं होती, उनका पॉजिटिव आता है, फिर वो कहते हैं मेरे तो कुछ अलामात नहीं है लेकिन मैं पॉजिटिव आ रहा हूँ तो ये रिजल्ट फिर सही नहीं है। या अगर कोई अलामात है और उनका नेगेटिव आता है तो फिर वो मुतमईन नहीं होता कि भाई मेरे तो खांसी बुखार हो रहा है लेकिन मुझे टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक मुस्तनद लेबॉर्ट्री से अगर आपको रिपोर्ट मिल जाती है तो आपको इस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज है, अभी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, और जो काफ़ी नामी गिरामी लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ से अगर आपका लेबॉर्ट्री टेस्ट जिस तरह आ जाता है तो आपको उस पर यकीन करना चाहिए। और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि खुदा न खास्ता किसी का पॉजिटिव आ गया तो फिर उसने आगे क्या काम करना है। अगेन फिर एहतियात ही करनी है और अपने आप को दूसरों से थोड़ा डिस्टेंस रखना है। तो यही इसका हाल है। अगर आप खुदा न खास्ता पॉजिटिव भी हो तो कोई खुदा न खास्ता क़यामत नहीं आ रही, तो अब बंदे को एक डॉक्टर हद साहब तक चलिए, अपने आपका आप अगर को टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो क्योंकि सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है तो बस आप एहतियात करें इसमें। ये कहिएगा कि अगर घर के किसी एक शख्स का अगर टेस्ट कराने में पॉजिटिव आ जाता है तो क्या बाकी भी तमाम तर जो घर वाले हैं उनको भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए, या खुद से आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, या फिर वो शख्स जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है सिर्फ उसको आइसोलेशन में करते हैं?
ये अब डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन काफ़ी क्लियर है, क्योंकि जो लोग सिम्टोमेटिक है वो वायरस ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इवन पॉजिटिव भी है और वो सिम्टोमेटिक नहीं है, तो उन लोगों से वायरस बहुत ज़्यादा मुंतकिल नहीं हो रहा, या जिनका वायरल लोड बहुत कम है तो वो भी मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई एक बंदा पॉजिटिव आ जाता है और उनको पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव है, तो उनको खुद को आइसोलेट करना चाहिए और बाकी लोग एहतियात करें। जैसे जैसे अख्तार से कोई सिम्टोमेटिक होता चला जाता है तो उनको फिर आप चेक करें, बजाय कि अभी एक बंदा पॉजिटिव आ गया, पूरा पैनिक फैल गया घर में और सब लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े और लाइन में लग गए और फिर अपने आप को रिस्क पे डाला। तो उसकी कतई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बंदा पॉजिटिव आ गया, उसको बाकी लोग केयर करें और अलामात सबसे इम्पोर्टेंट, अलामात पे नजर रखें कि दूसरे शख्स में थोड़े से भी अलामात आते हैं तो उसका मतलब है फिर उसको फौरी तौर पर टेस्ट करना चाहिए। अलामात बहुत ज़्यादा अहम है और जब तक विजिबल अलामात ना आए, तबीयत ख़राब ना हो, तब तक टेस्ट ना करवाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद साथ मौजूद थे और चूँकि वो इंचार्ज भी हैं खुद कोविड टेस्टिंग लैब के डाओजा में, लिहाजा उनसे बेहतर मेरे ख्याल में इस मामले पर कमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि शफात जो ऊषा कैंपस में हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग सारा दिन खड़े रहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हैं टेस्ट करवाने के लिए। तो अनलेस और अनटिल आपके अंदर अलामात ना हो, एक तो अपनी टेस्टिंग के लिए मत जाएं, क्योंकि देखिए जो टेस्टिंग फैसिलिटी फ्री है तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप अपना बिला वजह टेस्ट करवा रहे हैं तो किसी कोई ऐसा शख्स जो कि डिजर्व कर रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं उसका हक ना मारा जाए। दूसरी एक और चीज़ शफात, क्योंकि एसिम्टोमेटिक हमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव थे लेकिन वो एसिम्टोमेटिक थे। अब एसिम्टोमेटिक के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि वो आगे वायरस ट्रांसफर नहीं कर सकते, कैसा ही है? उसकी वजह है ना कि ज़्यादातर जो वायरस फैलता है वो फैलता है स्नीजिंग और कफिंग से। तो जो लोग स्नीजिंग और कफिंग नहीं कर रहे वो लोग वायरस उस तरह से नहीं फैला रहे जिस तरह से वायरस फैलना चाहिए या जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। तो बहरहाल ये अभी एक WHO की जानिब से इस बारे में बात तो की गई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को एहतियात नहीं करनी चाहिए। एहतियात ज़रूर करें। और जैसे कल हमारे साथ डॉक्टर जावेद भी मौजूद थे और वो भी बता रहे थे कि अब री इन्फेक्शन खारिज अज़ इम्कान नहीं है, लोगों में हो सकती है, कुछ केसेस सामने आए भी हैं। क्योंकि चाइना में से मुख्तलिफ केसेस सामने आ रहे हैं कि वो लोग जिनको पहले कोविड पॉजिटिव थे और बाद में जब रिकवर भी करके तो उसके बाद दोबारा कोविड पॉजिटिव हो गए। अच्छा, अब खैर आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और डिफरेंट सूबों में जहाँ जहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। तो अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में 2 हफ्ते पहले शुरू होने वाले लॉकडाउन के बेशतर इलाकों को अब खोलने का फैसला किया गया है और 61 इलाकों में, जैसे आपको याद है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के असरात का जायजा लेने के लिए भी अब इजलास तलब कर लिया गया है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपने इलाकों की तफसीली रिपोर्ट इस इजलास में पेश करनी है और ज़िला हुकूमतों के ज़राए के मुताबिक अब लाहौर में सिर्फ 7 इलाकों में लॉकडाउन बरकरार रखा जाएगा और पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद नई हिकमत अमली तय की गई है जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियार दिया गया है कि कोरोना केसेस की तादाद के पेश नज़र वो इलाकों को सील या खोलने का फैसला करेंगे या कर सकते हैं। ये एक अहम हिकमत अमली और अगर देखा जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन बज़ाहिर मतलब थ्योरेटिकली इसका मकसद यही है कि वो इलाके जिनके अंदर कोरोना केसेस हैं उनको कंप्लीटली सील कर दिया जाए, और लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, ना इतनी कैपेसिटी और ना मेरे ख्याल में हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को उस तरह से समझ सकते हैं। आपने जो कम्प्लीटली सील की बात की तो वहाँ पर ये बात आ रही थी कि बहुत सारे इलाकों जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन भी किया हुआ है तो वो पूरे के पूरे इलाके को, क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग अपने घरों से निकल के मार्केट्स में भी जा रहे हैं, घर के पास पार्क में भी जा रहे हैं, तो वो जो नताइज चाहिए थे वो नताइज सामने नहीं आ रहे। अब जरा पंजाब गवर्नमेंट के बाद हम बलूचिस्तान हुकूमत की बात करें तो बलूचिस्तान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक अब तौसीक कर दी है और लॉकडाउन की शराइत में तब्दीली भी किसी किस्म की नहीं की गई और नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खुले रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक अहम खबर शामिल हैं कि पाक फौज मेजर जनरल निगार जौहर को अब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पाक फौज में पहली खातून सर्जन जनरल तैनात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक सवाबी के इलाके पंजपाई से है
और अब कल का दिन सियासी हवाले से काफ़ी मौसम तो गर्म था ही, लेकिन सियासी मौसम का भी जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। गुजरे हुए कल का रोज़ मुल्क की सियासत में निहायत गहमा गहमी का दिन था। एक तरफ जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से खिताब में दो टोक लहजा ताकते हुए अपोजिशन को आड़े हाथ तो लिया, वहीं पर अपोजिशन रहनुमा भी PTI के लीडरों पर जवाबी वार करते हुए नजर आए। कल हुआ क्या, आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में अहम खिताब करते हुए कहा कि -1 भी हो गया तो भी एहतसाब जारी रहेगा। कोई कुर्सी मजबूत नहीं होती। हम आज है कल नहीं होंगे। जब तक नजरिए पर खड़े हैं हमारी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। वो ये चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ बोले कि हुकूमत के जाने का वक्त ठहर गया है। तबाही की आखिरी हद से पहले इस हुकूमत से छुटकारा यकीनी बनाना है। हुकूमत के जाने का वक्त ठहर गया है। तबाही की उस सतह तक पहुँचे जहाँ से वापसी नामुमकिन है। वहाँ बेचने से पहले इस हुकूमत से छुटकारा जो है वो यकीनी बनाना है हमें। इसके लिए पार्लियामेंट का फोरम या अवामी फोरम जो है वो सारे जो है एक्टिवेट जो है किए जाएंगे। इसी दौरान वफाकी वजीर अली जैदी ने पीपल्स पार्टी पर ताक कर वार किए। अपनी असम्बली तकरीर में उनका कहना था कि आसिफ जरदारी के हुक्म पर उज़ैर बलोच को असलहा और पैसा दिया गया। कादिर पटेल, यूसुफ बलोच और अवेस टप्पी सहूलतकार थे। कादिर पटेल साहब बजट पे तकरीर कर रहे थे थोड़ी देर पहले। सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, with these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one आसिफ अली जरदारी। जवाब में PP रुकन असम्बली कादिर पटेल ने PTI के रहनुमाओं पर शदीद तनकीद की। सीनियर पार्लियामेंट्री ने कल उन्होंने मुक्के लहरा कर कहा अपनी आइडियोलॉजी नहीं बेचेंगे। कौन सी आइडियोलॉजी और कौन से नजरियात नहीं बेचेंगे? जो नून में जब आप थे वो वाले नजरियात नहीं बेचेंगे, या आप पीपल्स पार्टी वाले नजरियात नहीं बेचेंगे जिसको बेचकर आप PTI में आ गए। कौमी असम्बली में PTI अरकान की मुदाखलत पर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर गुस्से में आ गए और लड़ने को तैयार हो गए। कोर्ट उतारते हुए बोले लड़ाई करनी है तो आ जाएं। मुस्लिम लीग नून ने भी वफाकी वजीर अली जैदी की तकरीर पर असम्बली से वॉकआउट किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वो वजीर बात कर रहे हैं जो खुद करप्शन में मुलविस हैं। जो हाउस का गार्डियन होता है आज पार्टी है, इस बेहूदगी के अंदर बातें वो वजीर कर रहे हैं जो सर से पैर तक करप्शन में मुलविस है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन वसीम बदामी। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम वक्त देने के लिए। वसीम, बहुत कल दिलचस्प सूरत हाल थी असम्बली में। वज़ीर आज़म इमरान खान इतवार को अपने पार्टी से, अपने इत्तेहादियों से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हम लोगों के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन कल वो कह रहे हैं कि कोई कुर्सी जो है वो परमानेंट नहीं होती, हमने कभी भी नहीं कहा कि हमारी हुकूमत नहीं जाएगी। क्या हुआ है, क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। और आप दोनों कोरोना मुतासरीन में से हैं, बिल वास्ता है बिला वास्ता, तो शफायाबी पर आप दोनों को मुबारकबाद भी, अल्लाह ताला सेहत दे इंशाल्लाह। देखिए ये जो -1 वाली बात है ना खान साहब ने आज की, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खबरियत इस एतबार से नहीं देखता कि मुझे बहुत हैरत होगी अगर मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इमरान खान साहब हयात हों, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना हो। ये मुझे मुस्तक़बिल करीब में होता नज़र नहीं आता। तो इसलिए ये खान साहब ने एक अपोजिशन को निशाना हदफ यानी निशाना तनकीद बनाते हुए ये बात कह ज़रूर दी है कि भाई मैं नहीं भी हुआ, कोई और भी आया तो तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन मैं इसकी शॉर्ट टर्म खबरियत के एतबार से तो बड़ी चटपटी सी मज़ेदार खबर है, लेकिन ऐसा मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे मुस्तक़बिल करीब में मैं होता। अच्छा वसीम, लेकिन इन तमाम तर बहस के दौरान जैसे भी आपने बोला भी, अफवाहें और अहम तब्दीलियों का शोर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वाकई ऐसा कोई है या फिर तूफान सिर्फ प्याली में है, जैसे भी आप बात भी कर रहे थे?
देखिए फिलहाल तो मुझे लगता है ये चाय की प्याली में तूफान है। मैं इसको फिलहाल एक लॉन्ग टर्म पिक्चर में देखूं तो ये डे टू डे इवेंट है कि जब एक दिन खान साहब ने तगड़ी तकरीर कर दी, तासुर बन गया, ओ जी खान साहब बड़े तगड़े हैं। जब एक दिन काफ लीग या BNP नाराज़ हो गई तो लग गया ओ जी खान साहब कमज़ोर हैं। फिर एक अशाइयों का लगा नहीं जी कॉन्फिडेंट है। फिर एक तकरीर भी लगा नहीं जी अपोलोजेटिक है। इस हद तक तो ठीक है। बिगर पिक्चर में मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। हाँ, मुस्तकबिल करीब में इसका मतलब मेरी ये राय है कि कोई बड़ी तब्दीली सियासी मंजरनामे में मुझे नहीं लगती। हाँ, 5 साल मुकम्मल होते हैं या नहीं होते, ये एक सवाल है। मुझे लगता है कि अगले 6, 8, 10 माह में गवर्नेंस के फ्रंट पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है हुकूमत की, ये बहुत सारे सवालात का जवाब होगा। इसमें सिर्फ मेरा ख्याल है एक बात जो मुझे तंग करती है वो ये, भाई आप सबका एहतसाब करें, आप किसी चोर को ना छोड़ें, लेकिन आपकी कामयाबी का पैमाना ये होगा कि आपने महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, इससे कितना मुकाबला किया, ना कि ये कि आपने जरदारी, शहबाज और बिलावल से कितना किया। बड़ा अहम नुक्ता उठाया आपने वसीम, और हम खुद PTI में भी इस हवाले से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख रहे हैं। कल फवाद चौधरी खड़े हुए, उन्होंने तकरीर में कहा कि जी एक हम हुकूमत को और अपोजिशन को एक पेज पे होना चाहिए, इत्तेहाद होनी चाहिए। हाँ, मामलात ऐसे हैं कि इस वक्त कौमी कंसेंसस की ज़रूरत है। उनके फ़ौरन बाद अली जैदी खड़े होते हैं और अली जैदी की तकरीर के बाद हमने देखा कि नवीद कमर साहब ने कोट उतार दिया, और वो हालांकि बड़े ठंडे आदमी हैं बज़ाहिर, लेकिन उन्होंने अपना कोट उतार दिया कि जी लड़ना है तो आ जाओ मैदान में। ये सिचुएशन जो है ये बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये गैर यकीनी सूरत हाल हुकूमत के हक़ में है, नुकसान में? हाँ देखिए ना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली तो आ गई है। सोचें नवीद कमर साहब जिनकी वजह शोहरत थी पार्लियामान के इजलास में, आप नवीद कमर साहब सोचें और पार्लियामान सोचें तो आपको ऊँगते हुए नवीद कमर साहब जो है वो जहन में आएंगे। आप देखें वो कैसे वो सारा कुछ, तो इस तरह के मनाजिर पार्लियामान में ज़ाहिर नहीं होने चाहिए, और दोनों साइड्स की जिम्मेदारी है। जो भी हुकूमत हो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है हाउस के डिकोरम को मेंटेन करने के लिए। इस हुकूमत में तो हमें लगता है कि अक्सर अपोजिशन, अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभी अपोजिशन के लोग कह रहे होते हैं कि नहीं जनाब ये अहम मसला है, मिलकर बात करें, हुकूमत जो है वो सर दौड़ती है उस पर, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इसकी वजह से किसी हम सियासी अदम इस्तेहकाम या कोई गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ चले जाएँ। फिर मैं वही कहूँगा, ये एहतसाब का मामला हो, पार्लियामान में लड़ाइयों का मामला हो, खान साहब की तकरीर कितनी अच्छी थी या नहीं थी, कॉन्फिडेंट कितने थे या नहीं थे, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, जेल में कौन गया कौन नहीं गया, ये सब सानवी मामलात हैं। मुल्क का सियासी मंजरनामा बदलने के लिए जो चीज़ें कैटलिस्ट का किरदार अदा करेंगी वो ये होगी कि इमरान खान साहब की हुकूमत आम आदमी की ज़िंदगी बदलने में कितना अहम किरदार अदा कर पाती है या नहीं कर पाती, अब तक ज़्यादा नहीं, अब तक वाकई ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया जी, वसीम अदामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यही इंपॉर्टेंट है कि जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो आम इंसान की ज़िंदगी को बदलने में, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने में क्या किरदार अपनाती है और अदा करती है, क्योंकि यही बातें फिर आगे तक चलेंगी। वक्त हो गया ख़वातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी आपको हम तीन खबर से आगाह करते चलें कि दोहरा म्यार, नाअहली और दानिशवराना बदयांती खुद बेनकाब कर दी। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर ने ट्वीट की है और इस ट्वीट में कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी शरीफ खानदान की मौरूसी सियासत का हरकारा ना बने। शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आज़म की सतह पर आने की ज़रूरत है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी को बताएं कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर लगने वाली पाबंदियां 3 जुलाई तक मौखर कर दी हैं। हालांकि इससे पहले एजेंसी ने कौमी एयरलाइन का इजाज़तनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था। PIA पर पाबंदी के एलामिये में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की तकरीर का हवाला दिया गया, जिन्होंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में कहा था कि 860 में से 260 पायलट्स के लाइसेंस धोखा है। यूरोपीय एजेंसी ने दलील दी कि पाकिस्तानी वजीर के बयान की वजह से पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस पर तशवीश है। पाकिस्तान आलमी मयार के मुताबिक तैयारों और एयरलाइंस की तस्दीक का अहल नहीं, और एयर सेफ्टी के हवाले से इसके जवाबात भी गैर तसल्ली बख्श है।
PIA को एयर सेफ्टी इक़दामात के लिए 9 माह दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन तसल्ली बख्श इक़दामात नहीं कर सकी। PIA एयर सेफ्टी इक़दामात पर रिपोर्ट जमा कराने में भी नाकाम रहा। दिसंबर 2019 से PIA ने कोई समाही रिपोर्ट जमा नहीं कराई। मुअत्तली के खिलाफ PIA को अपील का हक भी हासिल है और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़। अब्दुल्ला, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो अभी खबर हमारे सामने आई है, जो भी आपने सुनी, भी आपका रिएक्शन इस पर लेना चाहेंगे सबसे पहले तो। देखिए, आपने जो भी इसका इंट्रो दिया उसमें कुछ चीज़ें आपने बोली हैं कि PIA को काफ़ी सारा वक्त दिया गया था इसको ठीक करने के लिए, या वो क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर यूरोपियन यूनियन की जो ये एयरोस्पेस सेफ्टी एजेंसी है उसने एक्शन दिखाया। देखिए, EASA का मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर बैकग्राउंड दे दूं कि ये सारी चीज़ है क्या। EASA जिस तरह हमारे यहाँ पे रेगुलेटर होता है, उस तरह वहाँ पे उससे जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट्स की वो एक सिविल कमर्शियल एविएशन का एक रेगुलेटरिंग इदारा है। वो करता है परवाजें कर रही होती हैं, ये वो जो उन मुल्कों के अंदर एयरलाइंस आती हैं उनकी वो सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट कराता है। उसका एक और ज़ेली इदारा है साफा, जो कि PIA को रैंडमली हर जगह के ऊपर चेक करता रहता है और उसके ऊपर इंस्पेक्शंस उसकी होती है और वो हम बार बार हम उसकी क्लियर करते जाते हैं। उनका ऑडिट हर 2 साल बाद होता है। पिछला ऑडिट जो था वो 2017 के अंदर हुआ, जिसमें हम 2019 तक वैलिड थे। उसके बाद अगला ऑडिट जो है वो सितंबर 2019 के अंदर हुआ, जिसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आप अभी शेयर कर रहे थे। उन्होंने 6 ऑब्जर्वेशंस निकाली थी, उसके ऊपर 5 जो है वो एकदम हल हो गई थी। छठे के ऊपर हमने उनको बोला था कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम उसके जो एक पूरा सिस्टम हमने उनको बनवा के देना है, वो हम बना रहे हैं। उसमें कुछ अर्सा लगेगा, लेकिन उसकी हमें एक्सटेंशन आराम से मिल जाती थी, उतना कोई ज्यादा क्रिटिकल मसला नहीं था। अब जो उनको बड़ा मसला आया है, दरपेश आया, वो हमारे ये जो पूरा चैलेंज हुआ है पायलट्स की लाइसेंसेस के ऊपर, इसके ऊपर आया, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ से शेक हो गया है पाकिस्तान से। और वो सिर्फ एक PIA नहीं, PIA के अलावा एक दूसरी एक छोटी एक एयरलाइन भी है जिसको भी उन्होंने ये लिखा है और उनके ऊपर भी पाबंदी डाली है। तो ये पूरा जो चीज़ है ये अब बेस करती है इस बात के ऊपर कि जी हमारे जो रेगुलेटरी है या यहाँ पे जो लाइसेंसिंग का मैकेनिज्म है उसके ऊपर उनको एतराज़ात हैं और वो ये समझते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि PIA ने तमाम ऐसे पायलट्स को ग्राउंड कर दिया जिनका लिस्ट जो है वो PIA को प्रोवाइड की गई थी, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो बाकी पायलट्स हैं उनके ऊपर भी अगर उसी प्रोसेस के थ्रू आए तो उनको शक व शुबहात हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ऑब्वियसली PIA भी कंफर्टेबल नहीं है और ना पायलट्स कंफर्टेबल होंगे। ऑब्वियसली पायलट्स के अगर मौक़िफ़ से सुना जाए तो वो कहते हैं कि जनाब हम चूँकि हमारे पास एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का, तो ऑब्वियसली अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है और उसके पास लाइसेंस वैलिड है, लाइसेंस उसने जेन्युइनली हासिल किया हुआ है, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर रिज्यूम कर भी लिया जाए कि और लाइसेंसेस जो हैं वो उनका प्रोसीजर ठीक नहीं है, तो क्या कंपैरिजन हो सकता है एक फ्रेश ग्रेजुएट का जिसका लाइसेंस जेन्युइन है और एक ऐसे आदमी का जिसने 5 साल या 10 साल फ्लाई किया हुआ है? उनका पॉइंट भी वैलिड है। तो आपको क्या लगता है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग और इस्लाहात के हवाले से जो इक़दामात अब उठाए जाने हैं उसमें कोई तवाज़ुन हो पाएगा? कोई ऐसा तो नहीं है कि PIA में और पायलट्स में, पाल्पा में कोई मज़ीद हम कशीदगी देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि PIA की या पाल्पा की कोई कशीदगी नहीं है। मैं ज़रा आपको थोड़ा अजीब से लगेगा, कशीदगी इस वजह से नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली जो पाल्पा है या उसकी पायलट्स हैं वो PIA की फैमिली का उतना ही हिस्सा है जिस तरह मैं हिस्सा हूँ या बाकी इंतजामिया के जो लोग हैं वो हिस्सा हैं। दैट इज समथिंग दैट वी कुड हैव रिजॉल्व्ड इंटरनली। वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। देखिए, जो बात आपने बोली इसके ऊपर कि वो ये कहते हैं कि जी फ्रेश पायलट के मुकाबले में पुराना पायलट के जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा है, बाकी तमाम चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, टेक्निकली आपकी बात अपनी जगह के ऊपर वैलिड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 बहुत बुनियादी बातें। नंबर 1 बात है मोरालिटी की, कि आप प्रोसेस को चीट करके नहीं आ सकते। आप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी उसमें है, प्रोफेशन में है, तो उस शोबे के अंदर आप मेहनत करते हैं, आप उसकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप आते हैं। अगर आप अपने प्रोसेस को चीट करके आएंगे तो लिहाजा वो मॉरली और प्रोफेशनली दोनों गलत बात है। और ये अप्रोच की बात होती है कि अगर आप उस टाइम पे चीट कर सकते हैं तो PIA फ्लाइट सेफ्टी के मामले में किसी के ऊपर रिस्क नहीं ले सकता कि अगर आपकी अप्रोच ओवरऑल अप्रोच टू
लाइफ ये है कि आपने चीट करना है तो आप उन्हीं प्रिंसिपल्स को शायद किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में करें, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगेन बात इस बात के ऊपर आती है कि बेसिक्स की, कि अगर आपकी बुनियाद गलत है तो आपकी इमारत गलत है। ये पहले भी एक दफ़ा मेरी आपके साथ इस पर डिस्कशन हुई थी। यहाँ पे अगर उनकी एलिमेंट्री लेवल की चीज़ें गलत हैं तो आगे डजंट मैटर कि उनके पास बाकी क्वालिफिकेशंस, बाकी ट्रेनिंग्स और बाकी तमाम चीज़ें पूरी हैं या नहीं है। उनके पास अगर उसने फ्लाई करना है एज अ कमर्शियल पायलट, और जो कि अब यहाँ पे बात आपको बताऊं कि कमर्शियल पायलट जो होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म की आला मिसाल होते हैं, बिकॉज वो प्रोसीजर्स को टू द कोड टू द हिल्ट फॉलो करते हैं। सही। तो अगर आप एक प्रोफेशनल पायलट हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तमाम क्रेडेंशियल्स, तमाम क्वालिफिकेशंस, आपकी तमाम चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे वैलिड हो, जिसके लिए साल में 2 बार एग्जैक्टली पायलट्स का रेस्क्यू होता है। अच्छा, ये बताएगा कि यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से कौमी एयरलाइन को कितना माली नुकसान होने का खदशा है, और साथ में अब्दुल्ला ये भी बताएगा कि क्या आप लोगों ने सोचा है कि अपने सेफ्टी इक़दामात को, सेफ्टी मेजरमेंट्स को जो मुकम्मल आपने रिपोर्ट बनानी है वो कब तक आप आगे पेश करेंगे? देखिए, नुकसान तो इसके ऊपर होगा और बहुत ज़्यादा होगा, और एक अफसोसनाक बात यह है कि पीआईए ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग एयरलाइन है, और हमने सोचा ये था क्वाइट फ्रैंकली कि 2019 में जो रिजल्ट आपने भी देखे या बाकी पूरी दुनिया को भी हमने दिखाई कि पीआई के टर्न अराउंड का सफ़र शुरू हो गया था। पीआई ने अपने ऑपरेशनल लॉसेस को ग्रिप कर लिया था, पीआई ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला गया था, और 2020 जो था वो हमारा टर्न अराउंड का साल था जिसके अंदर हमने कंप्लीट ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी थी। अनफॉर्चुनेटली पहले कोविड की वजह से, फिर उसके बाद हादसे की बात, और अब इसके बाद ये इस चैलेंज की वजह से ये एक के ऊपर एक परेशानियां जो है वो पीआई के ऊपर आ रही है, जिससे ऑब्वियसली हमें माली नुकसान बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे यूके तो हमारा ब्रेड एंड बटर है, आफ्टर केस से सबसे बड़ा हमारा जो रेवेन्यू का चंक है वो हमें यूके से आता है। यूरोप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरी चीज़ के ऊपर, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें चैलेंजेस हैं तो सही, और बड़े सीरियस किस्म के चैलेंजेस। जहाँ तक आपने ये बात बोली कि क्या वो इकदाम लिए जाएंगे, देखिए बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं समझते कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर पीआईए भी उतना बड़ा विक्टिम है जितना बाकी तमाम लोग जो हैं जो हु फील चीटेड के जी ये पूरा निज़ाम गलत है। बिकॉज आप एक प्रोसेस के साथ चल रहे होते हैं, और उस प्रोसेस के अंदर एकदम कोई इस तरह का एक चैलेंज आ जाए, उसके ऊपर शुभात आने शुरू हो जाए, तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपकी ऑपरेशंस तो ख़राब होते हैं लेकिन आपकी साख बहुत ज़्यादा मजरूह होती है। अभी यूरोपियन यूनियन का जो बैन है वो क्वाइट फ्रैंकली अगर आप उनका लेटर पढ़ें तो उसके ऊपर बैन उन्होंने पीआईए को नहीं किया। उन्होंने शक या उनका कॉन्फिडेंस, जो उन्होंने लफ्ज लिखा है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज किया है हमारे मुल्क के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा एक सीरियस बात है। लेकिन अब्दुल्ला, आपको मैं इस वक्त सिचुएशन ऐसी लगती है कि शायद रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड थे, वो करने का वक्त आ गया है, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई आइडियल सिनेरियो हो नहीं सकता रिफॉर्म्स के लिए। और वो रिफॉर्म बहरहाल इस सिस्टम को, जिस सिस्टम में हर बंदा ये फील कर रहा है कि ही हैज़ बीन चीटेड, उस सिस्टम को बहरहाल अब परमानेंटली रिफॉर्म करने की ज़रूरत आ गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बता रहे थे पीआईए के इस हवाले से। बिल्कुल, जब आगे बढ़कर आपको बताएं कि हुकूमत ने बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए पाक पास एक ऐप ऐसी है जो कि मुतारिफ करा दी है, जिससे बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए उन पर यह लाजिम होगा कि वो इस ऐप को डाउनलोड करें। सिविल एविएशन के एलामिया में कहा गया है कि मोबाइल ऐप का मकसद ये है कि मुसाफिरों का 14 रोज़ का करंतना लाजमी बनाया जाए और बोर्डिंग पास पर मोबाइल ऐप का लिंक प्रिंट किया जाए। ऐप इंस्टॉल न करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस साल सीएसएस के इम्तिहान के नताइज काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद रहे और हम इतने ज़्यादा लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी आजकल पढ़ रहे हैं। ये जो इम्तिहान के नताइज इतने मुनफरिद रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इस साल कई ऐसे उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है जिनका इस मुकाम तक पहुँचने का जो सफ़र था
वो आसान नहीं था। और इनमें से एक का ताल्लुक है सियालकोट में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में बतौर ड्राइवर काम करने वाले जॉन कैनेडी की बेटी राबेल कैनेडी का नाम इस तमाम तर फहरिस्त में शामिल है, जिन्होंने कोई बड़ा कमाल ही कर दिया भाई। जी जनाब, और राबेल कैनेडी अब इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली पहले तो हम कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपको, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। अल्लाह, पहली तो बात ये कि ये दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग। मुझे ये बताइएगा आपका सफ़र कैसा रहा, ये थ्रू आउट CSS का एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू का मरहला तय करना, कैसा रहा आपका ये सफ़र? मेरी ये कंप्लीट जर्नी जो थी वो बहुत ही आई मस्ट से वाज टफ, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रंट्स पे आई वाज प्लेइंग एट दैट टाइम। मैं एज ए टीचर आई वाज वर्किंग इन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, फिर मेरी MSc चल रही थी साथ साथ, फिर उसके साथ साथ मैंने CSS करने का फैसला किया क्योंकि और प्लस आई वाज हैविंग सम अदर फाइनेंशियल इश्यूज आल्सो एट होम। तो ये सारी चीज़ों में आई वाज वर्किंग ऑन। तो पूरी ये जर्नी वाज ह्यूज माउंटेन टू क्लाइंब यू कैन से। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी रही। एक पर्सनली आई वाज फाइटिंग विद माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज आई हैव टू ओवरकम माई फियर्स, आई हैव टू ओवरकम मैनी अदर थिंग्स। सो पूरी जर्नी इट वाज वेरी टफ and thank God I was able to achieve everything. सिर्फ एक तो टफ इसलिए भी होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी ऐसे होते हैं। हम आपकी स्ट्रगल की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ मैम आप जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं हम उनको बता दें कि सिर्फ राबेल कैनेडी ही वो वाहिद ऐसी स्टूडेंट नहीं है, बल्कि सिंध के ज़रा लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब कुरैशी का नाम भी कामयाब आने वालों की फहरिस्त में शामिल है। ट्रेनिंग के बाद वो महकमा लैंड एंड रेवेन्यू में ऑफिसर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। ज़ुहैब कुरैशी ने बताया है कि उनके वालिद लाड़काना में एक मोटर मैकेनिक थे, जिनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे CSP ऑफिसर्स बने, और कामयाब होने वालों में रावलपिंडी की जोहा मलिक शेर भी नुमाया है। जोहा मलिक CSS इम्तिहान पास करने वाली एक ही ख़ानदान की 5वीं खातून बन गई हैं। और जोहा की हमने पहले भी देखा, हमने आपके साथ कुछ मालूमात शेयर भी की थी। और CSS इम्तिहान के लिए 23,234 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 14,521 ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जिनमें से सिर्फ 372 ही पास हुए। दोबारा से हम चलेंगे जनाब, राबेल कैनेडी हमारे साथ हैं। अच्छा राबेल, ये बताइएगा, आपने बताया क्योंकि वालिद साहब आपके ड्राइवर थे, तो और बहुत सारे फाइनेंशियल इशूज़ भी आपके साथ थे, जिनको आपने साथ ले के चलना था। बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे हैं ऐसे, उनको लगता है कि जी CSS का एग्ज़ाम देने के लिए और इसकी तैयारी के लिए तो आपको पता नहीं बहुत ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो आप CSS के एग्ज़ाम्स में अपियर नहीं हो सकते, जो कि आपने अपियर हो के अच्छी पोजीशन लेके ये जो पूरा एक मफूज़ा था इसको गलत साबित कर दिया। कितने अरसे आपने प्रैक्टिस की, कितने अरसे आपको तैयारी में लगे इसके? एक्चुअली मेरा CSS करने का माइंड 2018 में बना, और हमारे कुछ पापा के जो ऑफिस के जो ऑफिसर्स थे, आई मस्ट मेंशन सर फरहान अहमद एंड सर इमरान अली शमसी एंड सर इस्माइल दानिश, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव इन दैट। वो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये एक मींस अ ड्राइवर इज आस्किंग कि मेरी बेटी को गाइड कर दें। दे वर वेरी मच पॉजिटिव, दे सेड यू कैन सेंड द गर्ल, वी विल गाइड हर, और उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। तो फिर मेरी तैयारी जो थी वो उनकी गाइडेंस से स्टार्ट हुई, एंड दे बिलीव, माय फादर ट्रस्टेड मी। ठीक है, सबसे पहले तो उनकी तरफ से बहुत हौसला था, मेरी फैमिली की तरफ से और फिर इन टीचर्स की तरफ से, एंड देन आई वाज एबल टू गो फॉर CSS। फिर इसके अंदर ये जो एक थॉट है कि हमें बहुत बड़ी एकेडमीज या हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो फिर होगा, ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है। इसके अंदर सिर्फ आपकी विल, डिटर्मिनेशन एंड पैशन फॉर नॉलेज, द फर्स्ट थिंग इन CSS के आपको नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक पैशन चाहिए। अखबार पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी, राबेल कैसे तैयारी की ये बताएं? जी, अखबार डेली न्यूज़पेपर वी हैव टू डू। फिर आपकी ऑनलाइन सर्चेस बहुत चलती हैं, आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, आपको जहाँ पे भी नॉलेज, क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होता है, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज़ को बढ़ाना होता है इसके अंदर। अच्छा, एक ये मुझे बताइएगा राबेल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो CSS करना चाहते हैं, मिसगाइडेड होते हैं, बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में जाते हैं, इंग्लिश के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, और बड़े मज़े के लतीफ़े भी सामने आते हैं CSS में जो लोग इंग्लिश की अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं। क्या मशवरा देना चाहेंगे उनको? जी, सबसे पहले तो आई विल से कि जितने भी एस्पायरेंट CSS की तरफ आ रहे हैं, इफ़ यू वांट योरसेल्फ टू बी इम्प्रूव, तो इम्प्रूव योरसेल्फ इन गेनिंग नॉलेज।
ठीक है, आप ये देखें कि मैंने जो सीखना है, जो मेरे पास मेरा जो माइंड की एनहेंसमेंट है, वो सबसे ज्यादा आपकी इम्पोर्टेंट, आपका पैशन उसके अंदर होना चाहिए। आप ये मत देखें कि मुझे इससे जॉब मिलेगी या मैं किसी बड़े ओहदे पे जाऊंगा, या दैट आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट आफ्टर डूइंग सीएसएस। ठीक है, आप कहते हैं ना एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, तो यू फोकस ऑन द मीन्स। ठीक है, मीन्स के ऊपर आप फोकस करें, एंड वन ऑफ द मीन्स इज दैट यू हैव टू गेन द नॉलेज, राइट। तो फॉर सीएसएस आप ये अकेडमीज को यू डेवलप योर सेल्फ कैपेबिलिटीज, आप सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ आए। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो हाउ पीपल सी मोटिवेशनल लेक्चर्स फॉर 1 आवर और वो दूसरों की मोटिवेशन से अपने आप को कर रहे होते हैं। आपने अपनी मोटिवेशन, अपना पैशन, अपनी डिटर्मिनेशन खुद डेवलप करनी है, डेवलप करनी थी। अच्छा, अब क्योंकि सिर्फ नॉलेज गेन करने की बात नहीं है, आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है वो गेन कर चुकी हैं। राबेल, आगे की आपकी प्लानिंग्स क्या? आपके वालिद साहब ने बहुत अरसे, मतलब क्योंकि वो ड्राइवरी भी कर रहे थे, अब साथ में आप लोगों की एजुकेशन का ख्याल भी कर रहे थे, अब आपका क्या प्लान है? क्योंकि अब आप फॉरेन सर्विसेज में काम करने जा रहे हैं, तो अब्बा जी से कहेंगे कि रिटायरमेंट लें और चलें मेरे साथ। अब मेरे फादर के ऑलमोस्ट 2 इयर्स रह गए हैं फेडरल गवर्नमेंट में सर्व करते हुए एज अ ड्राइवर। तो जब तक मैंने सेटल होना अपनी ट्रेनिंग के बाद, तो आई विल एंटर दैट, सो दैट विल बी अ ट्रांजिशन, मींस वन जनरेशन मींस फादर हैज डन इट, सर्व द नेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज कमिंग, सो दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस एज वेल कि जब तक मैं सेटल होंगी ही विल बी रिटायरिंग फ्रॉम हिज पोस्ट। इंशाल्लाह। फैमिली में और लोग हैं आपके, और बहन भाई आपके? हाँ जी, मेरे जो बड़े भाई हैं जेरार्ड कैनेडी, उन्होंने इस साल एग्जाम दे दिए हैं सीएसएस के 2020 के, और मेरी छोटी बहन रेचल, शी इज गिविंग इन नेक्स्ट ईयर 2021। यानी कि सब बहन भाई, जेरार्ड भी, रेचल भी, राबेल ने तो कर लिया है, और अब सबकी तैयारी है कि सबने सीएसएस के एग्जाम्स देने और ऐसे मुल्क कौम को सर्व करना है, जैसे आपके वालिद साहब ने भी, आपने बोला, सर्व किया, 2 साल उनके रहते हैं। राबेल, क्विकली कोई मैसेज देना चाहें आप जितने लोग आपको देख रहे हैं? Obviously, my message is for all the girls, तमाम जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, तमाम वो लोग जो CSS करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं जिंदगी में, डोंट फील योरसेल्फ टू बी प्रेशराइज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। ये मैं आपको कहती हूँ कि आपकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, आपकी जितनी भी की चीजें हैं, दे आर नेवर इन योर हैंड। जो आपके हाथ में चीज है वो आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी डेडिकेशन और आपकी कमिटमेंट है। इसके ऊपर वर्कआउट करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, एंड स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया। राबेल कैनेडी हमारे साथ इस वक्त मौजूद, एंड व्हाट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो गया, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी, और एक ऐसी स्टोरी जिसने पूरा हमारा मूड लिफ्ट कर दिया, एंड दैट वाज अबाउट अ वेरी यंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट, और माशाल्लाह उनकी बात से लग रहा था कि शी इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, और जिस तरह से वो माशाल्लाह वो फॉरेन सर्विस भी ज्वाइन करने वाली हैं, तो इंशाल्लाह हम वी आर विशिंग हर लक एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स। यस, और सिर्फ वो नहीं, सिर्फ राबेल कैनेडी अपने घर में नहीं, बल्कि राबेल के बड़े भाई, छोटी बहन, इन सब का इरादा है और सब अपेयर होने की तैयारियां हैं। बड़े भाई तो अपेयर हो चुके हैं, छोटी बहन भी अब सीएसएस के एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू करती है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ये लगता है कि हमने सीएसएस के एग्जाम्स की तैयारी करनी, तो इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगी, हमारे जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कोई बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो राबेल ने इन तमाम तर मफरूज़ों के बारे में कह दिया कि ये गलत हैं, ये रॉन्ग है, नैरेटिव सब गलत हैं, बस आपकी लगन होनी चाहिए, और आप जितना आप खुद अच्छे तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता वैसे। तो जनाब, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए आपके साथ इस घंटे में भी, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सबसे पहले एक अहम खबर शामिल करते हैं। बिलावल जरदारी के ट्वीट पर वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि अवाम जिसे चाहते हैं वो अल्लाह के फजल से वजीर आज़म है। वजीर आज़म भरपूर तरीके से कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। हुकूमत की रुखसती चोरों और लुटेरों का ख्वाब है। इमरान खान समझौता करेंगे, ना ही कोई रियायत देंगे। फर्जंद जरदारी और उनकी जमात को कौम ने आम इंतखाबात में मुस्तरद किया। इन्होंने बजट की मंजूरी के मौके पर भी खिफ़त उठाई। हादसाती चेयरमैन खातिर जमा रखें, उनकी सरगर्मियों से आगाह और जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है, कहना है मुराद सईद का।
एक और अहम खबर आपको देते चलें कि बरतानवी अखबारों की कोरोना के फैलाव से मुतालिक पाकिस्तान से मंसूब झूठी खबरों के हवाले से मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा है कि टेलीग्राफ, डेली मेल, द सन में शाये खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। कोरोना केसेस से मुतालिक पाकिस्तान से मंसूब घटिया रिपोर्टिंग की गई है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बरतानवी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया है। अब ख़वातीन व हज़रात बात करते हैं पीर के रोज़ होने वाले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाले हमले की, जिस पे जो हमला करने वाले हैं उनके ताने बाने पता चलना शुरू हुए हैं और वो सब पता चल रहा है कि ये अफ़गानिस्तान से ट्रेन हुए, कहाँ से आए, कौन लोग थे, किन्होंने इनकी सरपरस्ती की। कराची के इलाके पुरानी सब्ज़ी मंडी पर कार शोरूम पर छापा मारकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी समेत दीगर अहम शवाहिद भी तहवील में ले लिए गए। कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स सिंध ने स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और वाक़े से मुतालिक आगाही हासिल की। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पेशरफ जारी है, इस हवाले से हम आपको आगे जाके भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि कोरोना के खदशे के पेश नज़र चमन पाक अफगान सरहद ताहाल बंद है, जिसकी वजह से लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं और ऑल पार्टीज और ताज इत्तेहाद का धरना आज 27वें रोज में दाखिल हो गया है। ताजरों ने पाक अफगान सरहद शाहराह को एक हफ्ते से बंद किए रखा है, जिसके बायस पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और नेटो सप्लाई मुअत्तल हो गई है। मजीद तफसीलात अख्तर गुलफाम की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र पाक अफगान सरहद को 4 माह से ज़्यादा अरसे से पैदल आमदरफ्त और मकामी तिजारत के लिए न खोलने के खिलाफ आल पार्टीज और ताजर इत्तेहाद का धरना आज 27वें रोज भी जारी है। पूरी दुनिया में अभी नरमी आ चुकी है और जो कोरोना वायरस के सिलसिले में जो लॉकडाउन था वो स्मार्ट हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि खुदा रहा पाक अफगान बॉर्डर जो 30,000 बंदे लोग पैदल आमदरफ्त के लिए जाते थे और आते थे और जो लोकल मकामी कारोबार था, लोकल कारोबार था, वो बंद है। ताजरों ने पाक अफगान सरहद को 2 मार्च से पहले जैसी सूरत के मुताबिक खोलने या चमन को प्री ट्रेड जोन बनाने का मुतालबा कर दिया। गर्मी में हम लोग बैठे हैं, आप लोग खुद अंदाजा लगाओ, आप देखते हो कोई पंखा नहीं है इधर, कोई कूलर नहीं है इधर, किसी को आपने नहीं देखा होगा। तो हम लोग कह रहे जो हम लोग इसलिए नहीं बैठे हैं, जो हम लोग मस्त है इस धूप में, इस गर्मी में हम लोग दरपदार है, मजबूर लोग हैं। सरहद की बंदिश से तकरीबन हर शोबा मुतासिर हुआ है। ताजरों और छोटे कारोबारियों के अलावा मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद का कहना है कि चमन में ज़राअत और ना ही सनत है। आवाम का दारोमदार पाक अफगान सरहद से तिजारत पर है। बॉर्डर की बंदिश से मुल्की मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है। चमन पाक अफगान बॉर्डर बंद है और यहाँ की जो मकामी तिजारत है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और यहाँ की जो गरीब तबका है वो बिल्कुल नान सबिना की मुताज हो गए। हम आकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि चमन पाक अफगान बॉर्डर को जल्द अज जल्द पैदल आमदरफ्त और मकामी तिजारत के लिए खोला जाए। आल पार्टीज और ताजर रहनुमाओं ने चमन पाक अफगान सरहद को हर किस्म की ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किए रखा है। सड़कों पर मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की गई है। पाक अफगान इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांजिट ट्रेड समेत नेटो सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई है। आल पार्टीज और ताजर इत्तेहाद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सूरत-ए-हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली खान के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा तरीन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा, कितना संजीदा मामला है ये और कितने लोगों का रोज़गार मुंसलिक है पाक अफगान तिजारत से? देखिए जी, कोरोना की सूरत ने बहुत सारे संजीदा मामला को नहस करके रख दिया था। जिस तरह हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में चौथी मरतबा स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया गया है और 15 दिन तक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का ये जो सिलसिला है ये बदस्तूर जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सो ये सूरत हाल कोरोना से पैदा होने वाली जो सूरत हाल थी उसका नतीजा है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पाक अफगान बॉर्डर जिससे लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है उसे भी बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में ये था कि ट्रांजिट ट्रेड जो था वो खोल दिया गया था, लेकिन मुकामी जो तिजारत थी या पैदल आमदरफ्त थी, जिस तरह हम देखते हैं कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आमदरफ्त करते हैं पाक अफगान बॉर्डर पर, सो वो बंद कर दी गई थी, जिसकी बिना पर
जो है न सिर्फ बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए थे, और इसका नतीजा ये है कि आज 27वां रोज़ है कि पाक अफगान चमन जो बैनुल-अक़वामी शाहरा है उस पर इंजुमन ताजरान और आल पार्टीज़ ने धरना दिए रखा है, और उनका मुतालबा है कि ये सरहद जो है ये फौरी तौर पर खोली जाए। इस सिलसिले में जब सूबाई हुकूमत के हुकाम से बात की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि अगरचा कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई हुकूमत इक़दाम कर रही है और नज़र रखी हुई है, लेकिन चूँकि सरहद जो है वो वफाकी सब्जेक्ट है, इसलिए इस सिलसिले में वफाक को जो है इक़दाम करना होगा। दूसरी जानिब जब हम ताजिरों से बात करते हैं तो मुस्तफ़ा, तो वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से क्या रिएक्शन आया इस पर? देखिए जी, इस वक्त तक हम देख सकते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं आ सका वफाकी हुकूमत की जानिब से। सूबाई हुकूमत के ज़ोमा से बारहा इस सिलसिले में ताजर रहनुमाओं का कहना है कि बात की गई, लेकिन उनका जवाब यही होता है कि वफाकी सब्जेक्ट होने की वजह से सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में कुछ करने से कासिर है। अब देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह कोयटा समेत सूबा भर में एक चीज़ अगर बता सकते हैं आप कि कितने कंटेनर्स हैं इस वक्त जो कि इस बॉर्डर पे फंसे हुए हैं? हज़ारों की तादाद में इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो रुकी हुई हैं पाक अफगान बैनुल-अक़वामी शाहरा पर। बाब दोस्ती के बाद जो है पाकिस्तान की हदूद में ताजिर और आल पार्टीज़ के रहनुमाओं और कारकुनों ने धरना दिए रखा है, और रोड के जो दोनों अतराफ हैं उनको बंद किया गया है ट्रांजिट ट्रेड के लिए। सो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो फंस चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में इस वक्त गाड़ियां और ट्रक फंसे हुए हैं पाक अफगान बैनुल-अक़वामी पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा खान तरीन हमें इस हवाले से आगाही कर देने का। आगे बढ़ते हैं ज़रा पेट्रोल को, तो आपको पता ही है कि पेट्रोल की कीमतें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अभी क्योंकि नोटिस लिया गया है तो इम्कान ये दायर किया जा रहा है कि इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत 10 रुपये, जो कि 25 रुपये बढ़ा दी गई थी, वो 10 रुपये कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में भी इजाफा हुआ है। LPG 3 रुपये 96 पैसे जो है ये किलो महंगी कर दी गई है, और ओगरा ने जुलाई के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है, और LPG सिलेंडर की कीमत में 40 रुपये 76 पैसे इजाफा किया गया है। जुलाई के लिए 11 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 1345 रुपये 7 पैसे मुकर्रर की गई है। जून में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1298 रुपये 31 पैसे थी। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब जिक्र करते हैं लाहौर का, जहां पर जैसे ही तेल की कीमतों में तब्दीली हुई है महंगाई आसमान को छूने लगी है। आम सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। पेट की आग बुझाने के लिए गरीब के पास एक सब्जी ही तो बची थी, मगर इसकी कीमतों को भी पर लग गए। गरीब अवाम जाएं तो कहां जाएं? अल्लाह पाक वज़ीर आज़म को नेकी की हिदायत दे। वोट तो इसने इसी बिना पे हमसे लिए थे कि हर चीज़ सस्ती होगी, लेकिन यकीन करें कि हर चीज़ महंगी हो रही है। ये हमारा गला पकड़े दबा दें, या अगर आप हमारा नहीं दबाएंगे बच्चों का दबा देते हैं, बच्चों को मार देते, खुद मर जाते हैं, बात खत्म हो जाएगी। सब्जियों में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान को छूने लगी। नया आलू 100 रुपए फी किलो, दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का टमाटर 60 से 70 रुपए और प्याज भी 35 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। सब्जियों में इजाफा हो गया है, गोश्त भी महंगा हो गया है, हर चीज महंगी है, सख्त चीनी महंगी है, आटा महंगा है। अभी 3-4 दिन पहले बहुत ही बेहतर था रेट, कुछ कम था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा रेट हो गया। टमाटर की कीमत में 40 से 50 और प्याज की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि नए आलू की कीमत तो कम होने में ही नहीं आ रही। कैमरामैन सैयद आफ्ताब अहमद के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। अलमास खान की आपने रिपोर्ट देखी, और ये सूरत हाल सिर्फ लाहौर में नहीं है, सिर्फ लाहौर के रहने वाले बासी ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, बल्कि मुल्क भर में यही सिचुएशन है। पेट्रोल की प्राइस क्या बढ़ी, सब्ज़ी मंडियों का चाहे आप रुख करें या फिर आप फल फरोशों के पास चले जाएं, हर जगह चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक और बड़े अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराते हैं। एक और अहम मसला जो कि पाकिस्तान को दरपेश है वो है लोकस्ट के हवाले से। पंजाब में खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल का एक बार फिर बड़ा हमला देखने में आ रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ पर तैयार जो फसलें हैं वो तबाह होने का अंदेशा है इनका। बागबार के चक नंबर 101L और इससे मुल्का ज़रिए अराजी पर
टिड्डी दल मीलों तक फैल चुकी है, जिससे कपास, गन्ना, सब्जियों, घास और बागात को नुकसान पहुंच रहा है। किसान अपनी मदद आपके तहत टीन, बर्तन और बोतलें बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल काबू में नहीं है, बल्कि इसकी शिद्दत ज़्यादा हो रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर फलकनाज साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फलकनाज साहब, ये बताइएगा कि सूरत हाल इस वक्त जनूबी पंजाब में कैसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर हमने टिड्डी दल का जनूबी पंजाब में देखा है। शुक्रिया। इस वक्त पंजाब के जो प्लेन एरियाज है ये निकल गया है। जो जनूबी पंजाब का बक्सर, जंग, लिया, खानीवाल, इन एरिया से निकल गया है और अब पंजाब के जो रेगिस्तान है, चोलिस्तान, और उसके साथ मुल्हिका जिस तरह आपने जिक्र किया खानपुर का, ये भी बहावल नगर के पास ही है और ये अभी एक चोलिस्तान में जो है ना जमा हो रहे हैं। क्योंकि चोलिस्तान में इस वक्त बारिशें नहीं है तो वो ये वहाँ पे भी रुक नहीं रहा है, बल्कि इंडिया की तरफ जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, जो वो है नंगर पार में बारिश हुई है और वहाँ पे इसने अंडे दिए हैं। बाकी अभी तक किसी जगह पे इसने अंडे नहीं दिए। और ये जो आपने खानपुर की बात की है, ये अभी चोलिस्तान की तरफ आ रहा है या इंडिया की राजस्थान की तरफ से इस तरफ आ रहे, बॉर्डर की इस तरफ और इस तरफ जो है ना इसकी मूवमेंट होती रहती है। अब सारा जो लोकल से जो हमारा बलूचिस्तान से आया और जो ईरान से आया और आ रहा है, ये सारा फिर इंडिया की तरफ जा रहा है और इंडिया की अंदरूनी एरिया जिसपे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वहाँ से होते हुए अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भी रिपोर्ट हुई। तो ये अब हवाओं के रुख के साथ अंदरूनी इंडिया की तरफ जा रहे हैं। जब राजस्थान में बारिश होगी, जब हमारे सिंध के रेगिस्तान में बारिश होगी, ये वापस इस डेजर्ट एरिया इंडिया के और पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया में एग्लेन करेगा। अच्छा, आप ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में ये तबाही मचाने के बाद अब ये चोलिस्तान की तरफ ट्रैवल कर गई, उधर इंडिया में अगर देखा जाए तो राजस्थान की तरफ ट्रैवल कर गई हैं। बड़े कम वक्त में दूसरा हमला देखने में आ रहा है। क्या वजह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद टिड्डी दल पे काबू नहीं पाया जा सका? पिछले साल भी डॉक्टर साहब हम आप ही के साथ बैठ के शो कर रहे थे और आप ही बात कर रहे थे कि क्या कुछ इकदाम करने चाहिए। साल गुजर गए, ऐसे कोई खातिर खा इकदाम देखने में तो नहीं आए? ये सर इस तरह है मैडम कि ये एक ग्लोबल मसला है। इस वक्त जो आपके पास जितने भी लोकल्स आ गए, ये क्रॉस द बॉर्डर ईरान से आ रहा है। इसके बाद जुलाई में ये अफ्रीका से आएगा। तो अगर आप अपने एरिया में जितना भी कंट्रोल कर ले, बाकी ममालिक इफेक्टिव कंट्रोल नहीं करेगा तो आपके पास वो सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए जो टिड्डी दल के लिए जो अप्रोच है, जो इसकी मैनेजमेंट का, वो ग्लोबल है और वो ऐसे वो सारे कंट्रीज के साथ कनेक्ट है कि हर बंदा अपने अपने टेरिटरी में इसको कंट्रोल करे, तो तब जाके उसका हमसाये भी उसको बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से मैं आगाही फराम करने का। डॉक्टर फलकनाज मौजूद थे। आम खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी चौधरी गुलाम सरवर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। दरख्वास्त गुजार तारिक असद एडवोकेट ने अपनी दरख्वास्त की पैरवी खुद की। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम करने से रोके, कहना है दरख्वास्त गुजार का। और अभी यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अब हम बात करेंगे जनाब घरों की। घर बड़ा महंगा बनता है जनाब, और आजकल तो अगर आपने एक सिंगल स्टोरी अगर एक कमरे का भी बनाना हो तो सीधा सीधा जो है आप समझे 5 लाख रुपए का खर्चा कहीं नहीं गया, सीधा सीधा। लेकिन अब एक घर जो है वो ऐसा भी तामीर किया गया है कि अब जिसका जो टोटल खर्चा है मदिया कम से कम कितना होगा अंदाज़ा? 1 लाख कम। ये तो कम मैं अपनी तरफ से 1 लाख आपको काफी कम बता रही हूँ। नहीं, कम इससे भी कम। 70,000? नहीं, इससे भी कम। 60,000? 50 में डन कर ले।
50,000 ख़वातीन और हज़रात, 3 कमरों का मकान सिर्फ 50,000 में तामीर किया जा रहा है। मुल्क की मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी माहौल दोस्त तामीरात के मिशन पर गामजन है और इस हवाले से उन्होंने एक जो है ज़बरदस्त तरीके से ये 3 कमरों का जो घर है, मॉडल घर, 50,000 रुपए में तैयार किया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आलमी अवार्ड याफ्ता माहिर तामीरात यास्मीन लारी साहब। यास्मीन लारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त किया। पहले बताइएगा कि 50,000 रुपए में 3 कमरों का ये शानदार घर जो हमने नाज़रीन को दिखाया, क्या ये वाकई मुमकिन है और क्या इसमें वो तमाम तो सेफ्टी मेजरमेंट्स भी ली गई हैं जो कि घर को बनाते हुए मलूज़ खातिर रखनी चाहिए? लेकिन अब बात यह है कि मैं तो गरीबों के लिए काम करती हूँ और हमने ये देखा कि गरीब के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा काम करने की ज़रूरत है जिसमें कि उसको महफूज कम से कम एक कमरा मिल जाए। तो एक जो कमरा है जो मैं बांस का बनवाती हूँ, जो कि बहुत उसकी लंबी लाइफ होती है और बहुत रिजिलियंट होता है, वो जो है वो 15,000 रुपये में हम बना के और उसको एक हाउस होल्ड को दे देते हैं, जो कि फिर उसको ख़ुद ही अपनी मेहनत से ख़त्म करते हैं। उसमें मैटिंग लगा के और लाइम और मड का प्लास्टर करके वो बना देते हैं और छत पे हम उनसे रिकमेंड करते हैं कि वो उस पर थैच लगा दें, जो कि बहुत अच्छा होता है, उसमें हवा बड़ी अच्छी जाती है। ये तमाम घर ऐसे होते हैं और इसके हम टॉयलेट्स भी बनाते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर एक ख़ानदान की हम बात करते हैं तो मैं समझती हूँ उनको कम से कम एक सेफ़ कमरा चाहिए, कम से कम 2 ख़ानदानों को मिल के टॉयलेट चाहिए, एक बाथरूम होना चाहिए, पानी होना चाहिए और साथ में एक पाकिस्तान चूल्हा जो कि औरतें ख़ुद बनाती हैं और वो उसको अवार्ड मिल चुका है वर्ल्ड हैबिटाट का। और ये जो है टोटल हमने हिसाब लगाया कि 40,000 रुपये में इस तरह से अगर हम शेयरिंग पे बात करें तो आराम से हर ख़ानदान को इट विल कॉस्ट अस ओनली 40,000 और हर ख़ानदान को जो रूरल इलाके में रहते हैं उनको मिल जाएगा। तो लिहाजा ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम ऐसी मटीरियल इस्तेमाल करें जो कि लोकली अवेलेबल हों, जो कि सस्टेनेबल हों, जिसमें एनर्जी ज़्यादा ना लगे वगैरह। तो ये लो कार्बन एक्चुअली मेरे तमाम चीज़ें जो होती हैं और ये तमाम जो है ये एक्चुअली दे आर टोटली सेफ फ्रॉम फ्लड्स एंड फ्रॉम अर्थक्वेक्स। बड़ा ज़बरदस्त बात है और जैसे लो कार्बन एमिशन की आप बात कर रही हैं, इट्स एन एक्सेलेंट प्रोजेक्ट और जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रही हैं डेफिनेटली दे आर वेदर प्रोटेक्टिव एज वेल। और बांस हो चाहे मिट्टी हो या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे वेदर रिजिलियंट भी हैं। लेकिन कराची जैसे शहर की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद कच्ची आबादी में रहती है। क्या ये घर जो आपने डिज़ाइन किए हैं क्या कराची जैसे शहर में और दीगर मेट्रोपॉलिटन्स में जहाँ पे कच्ची आबादी मौजूद है उनमें ये मुमकिन है? मेरा ख्याल ये कि अगर हम यहाँ के कोई बायलॉज को बदल दें और हम अगर चले जाएं बैम्बू कंस्ट्रक्शन में तो हम आराम से 2 मंजिल का घर बना सकते हैं, जिसमें कि एक कमरा नीचे हो, एक ऊपर हो, एक टॉयलेट हो। और आपको पता है जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह की भी कमी है और वहाँ लोग बड़े बुरे हाल में रह रहे हैं। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ट्राई करूँ। अगर हमें कुछ जगह कोई दे कहीं पर तो मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हूँ। अब तक हमने जो 40 या 43,000 जो घर बनाए हैं वो ज़्यादातर हमने देही इलाकों में बनाए हैं और वो शांगला से लेकर और दीर से लेके और पूरा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और पूरे सिंध में हमने ये चीज़ें बनाई हैं। तो दे आर ऑल क्वाइट सेफ एंड दे कैन बी बिल्ट वेरी इजीली। अच्छा लारी साहब, आएगा कि दुनिया में अब ज़ीरो कार्बन कॉन्सेप्ट के वाले से बात की जा रही है, खुद अभी आपने भी लो कार्बन की बात की, आप भी ज़ीरो कार्बन मिशन पर हैं। आम लोगों के लिए बताएगा कि इससे मुराद क्या है? लेकिन अब बात यह कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और अब हम देखते हैं कि कोविड-19 से कितनी तबाही आ रही है और क्या मतलब हमें हर चीज़ को दोबारा से देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो प्लैनेट हमारी जो मिला है, ज़मीन मिली, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा वेस्ट है और स्पेशली बिल्डिंग्स में शायद आपको पता होगा कि 40 से 50% जो एनर्जी है वो बिल्डिंग्स के अंदर जाती है। हम कितने भी दरख्त लगा लें और ज़रूर लगाने चाहिए, हम जितना भी कुछ कर लें, लेकिन बिल्डिंग्स पे अब हमें तवज्जो देनी होगी। हमें ये कोशिश करनी है कि हम इसको लो कार्बन पे लेके जाएं। हम सीमेंट और कंक्रीट और स्टील का काम जो है वो रोक दें, ख़त्म कर दें। उसकी जगह हम लाइम मड की ब्रिक्स बनाएं। उसकी जगह बजाय कि हम स्टील की चीज़ें करते हैं हम बैम्बू को इस्तेमाल करें, उससे हम रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं, लाइम कंक्रीट बना सकते हैं लाइम के साथ। बहुत सारे तरीक़े हैं जिससे कि हम लो कार्बन कर सकते हैं। लिहाजा अब हमें चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का मसला हमारे पास है, हमें मालूम है कि
कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं, इन सब को हमें अब इनको देखना पड़ेगा। इनके लिए हमें को मदावा इसका करना है, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ़ वी गो टुवर्ड्स आइदर ज़ीरो कार्बन विच आई डू और लो कार्बन कंस्ट्रक्शन। अगर हम नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझती कि ये हमारी अगली नस्लें जो हैं वो सर्वाइव कर। बहुत अच्छी बात कही आपने, और डेफिनेटली ये जितनी भी हम मुगलिया कंस्ट्रक्शन पे फ़ख्र करते हैं, डेफिनेटली दे आर ऑल ज़ीरो कार्बन और आज तक खड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि काम तो किया जा सकता है इसको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन पाकिस्तान का 70% इलाका फॉल्ट लाइन्स पर मौजूद है और एक्टिव फॉल्ट लाइन्स हैं ये। फिर हमारे पास फ्लडिंग भी है और मैसिव फ्लडिंग्स होती हैं, फ्लैश फ्लडिंग्स भी होती हैं। तो ऐसे मामले में जो हम जिन घरों की बात कर रहे हैं वो इन थ्रेट्स को फेस कर सकते हैं। बात ये कि हमें पता है कि क्यों इतने डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, हमें पता है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, हमें पता है हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और इतनी ज़्यादा जो हमें तबाही आती है, तकरीबन हर साल आती रही है ज़लज़लों की या सैलाब की, वो तभी ख़त्म हम कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करें। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर हम लो कार्बन कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, मतलब मैं ये समझती हूँ कि शायद लोग कहें कि जी मल्टी स्टोरी बनाएंगे तो उसमें स्टील और कंक्रीट के बगैर कैसे गुजारा होगा। तो चलिए, अगर आपने वो कर भी दिया तो अंदर क्यों आप स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं? आप देही इलाकों में क्यों ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे पहले ही वो मिट्टी के घर बनाते थे? मिट्टी में अगर आप लाइम मिला दें तो वो तो बड़ी बेहतरीन चीज़ बन जाती है। तो लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि हुकूमत इस बात को सोचे, और अब हम जो चीज़ें बनाएं, जो भी कंस्ट्रक्शन करें, दैट शुड बी लो कार्बन एंड ज़ीरो कार्बन इफ़ पॉसिबल। सही, बहुत शुक्रिया जी, आप सब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट वो सामने लेकर आई हैं कि कितना आसान है कि आप 3 कमरों का घर बना सकते हैं लो कार्बन विद ज़ीरो कार्बन, जिसमें 3 कमरे होंगे और उसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये है। और ये बड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो काम ही गरीबों के लिए करती, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट मेरे ख्याल में ये मामला अब सिर्फ गरीबों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जो साहिब इस्तात लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि बज़ाहिर स्टील और कंक्रीट के घर माहौल दोस्त नहीं है, और उनकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन उन घरों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इन घरों को ठंडा रखने के लिए और उन घरों को हवादार रखने के लिए बड़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। इसको बहरहाल समझने की ज़रूरत है। इसलिए शफात, वैसे कभी गांव देहात में जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर वो घर जो कि छोटे छोटे घर मिट्टी के बने हुए होते हैं, उन घरों में चाहे बाहर जितनी मर्जी धूप हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, अंदर कमरों में ठंडक होती है। और यही हमारे जो पुराने, अगर हम पुरानी कंस्ट्रक्शंस की बात करें, आप अंदरून लाहौर चले जाएं तो वहाँ के भी जो घर हैं उनकी छतें भी काफ़ी लंबी हैं और समहाउ उनमें एसी चले ना चले ठंडक होती है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जनाब। और पुराने ज़माने की कंस्ट्रक्शन, बहरहाल उसमें टिम्बर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, और अब टिम्बर जो है वो एक बड़ी एक्सपेंसिव कमोडिटी है। तो डेफिनेटली इसको एक पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। कोई इसका एक सब्स्टिट्यूट निकालना बहरहाल अब ज़रूरी है, और ये आर्किटेक्ट्स बेहतर समझ सकते हैं कि इस मामले को कैसे आगे लेकर चलना है। अब दोबारा ज़रा बात करते हैं जनाब कोरोना वायरस के हवाले से, और आपको लिए चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में 25 से ज़ायद रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। फ्लोरिडा, टेक्सास, एरिज़ोना में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। अमरीकी सेनेट में कोरोना वायरस के हवाले से समात में कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर एंथोनी फाउची ने बताया कि अमेरिका में कोरोना केसेस की तादाद यौमिया 1 लाख तक पहुंच सकती है। उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि अमेरिका में रहने वाले जो बासी हैं वो बहुत सारे लोग SOPs का ख्याल अभी भी नहीं कर रहे, और अगर आप उनको सिर्फ एक मास्क बोलने का कहते हैं तो वहाँ पर एकदम से कोई तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है। अमेरिका में यौमिया 40 हम देखते हैं कि 40 से ज़्यादा कोरोना केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, 40,000 से केसेस सामने आ रहे हैं, और एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने वाले पूरे मुल्क को ख़तरे में डाल भी रहे हैं। अमवात के हवाले से वहाँ के जो आदादो शुमार सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हैं, और वबा के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनना, जिससे हम पहले भी बात कर रहे थे, इंतहाई ज़्यादा आम है। तो इन्हीं SOPs पर वहाँ पर अमल दरामद कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अभी कुछ अर्से के लिए जब लॉकडाउन में वहाँ पे ईज़ किया गया तो जैसे फ्लोरिडा का नाम लिया जा रहा है, सिर्फ फ्लोरिडा के अंदर शफात काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़े हैं, क्योंकि मायामी बीच पे भी अभी जो वीकेंड पे लोगों को एक छुट्टी है, लोग घरों में मौजूद हैं, तो बजाय लोग घरों में रहें, लोग बीच पे पहुंच गए ताकि हम जाके अपनी छुट्टी भी एंजॉय करें। उसके बाद से फिर हमने देखा कि एक नई वेव आई है कोरोना वायरस के केसेस की। आगे बढ़ते हैं जनाब, और बात है बरतानिया की, जहां पर ये इतलात गर्दिश कर रही हैं कि वहां पर बाहर से आने वाले कोरोना पेशेंट्स में आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं।
हकायक अलबत्ता कुछ और बता रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा फरीद कुरैशी। जी फरीद, बताइएगा क्या हकायक हैं, क्या मामलात हैं, दर हकीकत ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, बरतानवी अखबार ने सिर्फ 30 केसेस को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को बरतानिया आने वाले कोरोना वायरस के 50% मरीजों का जिम्मेदार ठहरा दिया। खबर के ऊपर सुर्खी लगाकर पीआईए की तस्वीर लगाई गई, जबकि तफसील के अंदर ये दर्ज है कि मार्च से अब तक पाकिस्तान से 190 परवाजों के जरिए 65,000 मुसाफिर जो हैं वो बरतानिया आए और उनमें से सिर्फ 30 ऐसे अफराद थे जिनके अंदर कोरोना वायरस की तशखीस हुई। इस खबर के अंदर बहुत से पहलू जो है उन्हें नजरअंदाज भी किया गया, जिनमें एक ये भी था कि बरतानिया से जो पाकिस्तान गए थे लोग, उनमें कितने ऐसे लोग थे जिनके अंदर कोरोना वायरस पाया गया, ये बात वहाँ पे दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा जो यूरोप के ममालिक हैं, स्पेन और इटली खसूसन, जहाँ पे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला, वहाँ से आने वाले मरीजों का भी डाटा इस खबर के अंदर नहीं रखा गया। जब हमने इस हवाले से जो मेंबरान पार्लियामेंट है पाकिस्तान नियाज़, उनसे बात की तो उन्होंने भी इस खबर की और इसके जो तरीका जिसके अंदर अपनाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी मजम्मत की। उसके साथ साथ नाज शाह जो है मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर मुतअद्दिद बार इस तरह के रवैये का सामना कर चुकी हूँ। ताहम हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा या पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से अभी तक इस खबर को काउंटर करने के लिए कोई भी बयान या कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई। सही, बहुत शुक्रिया जी। ये सबसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की है। और अगर देखा जाए तो जितने आप पाकिस्तान की वो लोग जो जिन्होंने भी पिछले दिनों में ट्रैवल किया, तो आप देखेंगे कि जब आप पाकिस्तान लैंड करेंगे तो पाकिस्तान में जो SOPs फॉलो कराए जा रहे होते हैं, हर शख्स ने मास्क पहना होता है, SOPs पर मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही थी कि अमल दरामद कराया जाए। अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो वो SOPs उतनी बाकायदगी से आप उन पर अमल दरामद होता हुआ नहीं देखेंगे। चाहे आप हीथ्रो पे, आप जॉन एफ कैनेडी के आप एयरपोर्ट पर भी आप अगर आप लैंड कर जाएँ तो बाहर इतनी जितनी सख्ती से हम अमल दरामद करा रहे हैं उतनी सख्ती से ये अमल दरामदी करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो 50% जो केसेस वहाँ पे इंक्रीज हुए वो इस वजह से जो पाकिस्तानी जो यहाँ से मुसाफिर वहाँ पे गए उनकी वजह से हुआ। तो ये काफी मज़ा उन किस्म का उनका पॉइंट है कि जो इम्पोर्टेड केसेस हैं उनमें से 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। ये पहले तो ये देखना चाहिए कि उधर इम्पोर्टेड केसेस हैं कितने, और जो इम्पोर्टेड केसेस हैं भी वो कब पहुंचे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में कोविड फैला तो उस वक्त तक बरतानिया में ऑलरेडी कोविड से मामलात ख़राब हो चुके थे और अभी भी बरतानिया में कोविड से मामलात काफ़ी ख़राब है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और शीरी मज़ारी का एक ट्वीट सामने आया है, उस हवाले से बात करते चलें। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारों की जल्द फराहमी की दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने ट्वीट में कहा कि चीन के हाथों ज़िल्लत के बाद तैयारों से चीन भारत ताल्लुकात की नोयत नहीं बदलेगी। वाज़ेह है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार जमा कर रहा है। बालाकोट में चोट खाने के बाद भारत तिल मिला रहा है। ये ट्वीट की है शीरी मज़ारी साहिबा ने। आपको बताते चलें काफ़ी नई इतलात सामने आ रही हैं, और लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस के मुतालिक समाअत हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, अलामात अब भी मौजूद हैं, मैंने घर में ही आइसोलेशन इख्तियार कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की है। मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता, अदालत हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस से मुतालिक समाअत हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की है। आपको बताते चलें कि मानसेहरा में 4 रोज़ पहले जो बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई थी बारिशों और जालाबारी के नतीजे में, वो अब भी बहाल नहीं हो सकी है। 4 रोज़ पहले आने वाली आंधी और तूफ़ान ने तबाही मचा दी थी, जिससे शिनक्यारी, डडियाल, बफा, पखल और टांडा के इलाकों में बिजली बंद है। मज़ीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे ताहिर शहजाद से। जीता है जी बिल्कुल, ये 4 रोज कबल मानसेरा का इलाका है तारकदरार, जहाँ पे ये तूफानी बारिश के साथ ये जो बिजली के पोल्स थे उनके वो जो है, और साथ के 8 करीब पोल्स जो है वो नीचे गिर गए थे, जो जड़ से बढ़ते। जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह थी जो शहर कराकल के जो किनारों पे सीधा तरफ से बड़े हैवी किस्म के जिनके गिरने से जो तारें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। और उसके साथ 4 जो फीडर हैं मानसेरा के, गुजरनवा के, बफा, डडियाल, शिनक्यारी और पखल के, जो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बिजली इस वक्त भी बंद है। वो जब जो ये वाक़या हुआ है तो मानसेरा के जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं राशिद खान की क़यादत में वाक़या के जितना भी तमाम मामला मौके पे मौजूद तो जरूर है, लेकिन अभी तक जो है बिजली बहाल करने में वो
वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जबकि उनका ये कहना है कि हमने एबटाबाद हरीपुर से जो है हैवी क्रेनें और मशीनें जो मंगा रखी हैं, वो पोल नस्ब करने में जो है वो वक्त दरकार था, नुकसान बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मजीद वक्त लग सकता है। काफी ज्यादा वहाँ के लोग परेशान है। बहुत शुक्रिया तारिक शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। 3-4 दिनों से सूरत हाल ये है, वहाँ पर बिजली बिल्कुल मुनक़ता हो चुकी हुई है, लोगों की आमदरफ्त काफ़ी हद तक मुतासर हुई है और आइसोलेशन की वजह से लोगों का घरों में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बिजली से चलती है और इन इलाकों में बिजली ही नहीं है। लोग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि 3-4 दिन अब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर परेशानी बढ़ती जा रही है। मानसेरा में जो घर हैं वो डिज़ाइंड हैं सर्दियों के हिसाब से, तो वो इस मौसम में ज़रूरत से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। वो इस तरह से प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड नहीं होते जिस तरह के बाकी घर होते हैं। ज़्यादातर घरों के अंदर वुड वर्क होता है ताकि सर्दियों में, चूंकि सर्दियों का स्पैन बहुत लंबा होता है, वो ज़्यादा अरसे तक गर्म रहे। और इस मौसम में ये घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और अगर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है तो अंदाज़ा कीजिए उन लोगों का जो कि आइसोलेशन में है और इस वक्त अब उनका कोरोना का इलाज जारी है। नॉट ओनली गर्मी शफात, लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि हमारी मामूलाती ज़िंदगी की जो हर चीज़ है उसका निसार इलेक्ट्रिसिटी पे है, तो वो तमाम तो चीज़ें जो लोगों की वहाँ पे ज़िंदगी है और जो मामूलाती ज़िंदगी उस तरह से धर्म भरम का शिकार हो गया। मैं आई होप कि इस हवाले से जल्दी कुछ इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों को रिलीफ मिले। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, आप लोग कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डिजिटल दुनिया से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत पाकिस्तान होम प्लेटफॉर्म से 2000 तालिब इल्म मुफ्त सर्टिफिकेशन जो है इनको फराहम की जाएगी। मुफ्त सर्टिफिकेशन ये हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मुल्क की तमाम सरकारी और निजी शोबे की यूनिवर्सिटियों का अहाता किया गया है और इसके ज़रिए तलबा को पेशा वाराना इजाज़त हासिल करने में मदद मिलेगी। सर्टिफिकेशंस में प्रोडक्टिविटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और IT इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। कोरोना वायरस के बायस घर में रहते हुए तलबा इससे बआसानी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंट्री एजुकेशन माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान जनाब जिब्रान जमशेद, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी जिब्रान, बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा क्या है ये प्रोग्राम, किन लोगों के लिए है, कौन लोग मुस्तफ़ीद होंगे इससे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और इस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले आई वुड जस्ट वांट टू टेक अ स्टेप बैक और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि सर्टिफिकेशन की जो नीड आज एग्जिस्ट करती है वो क्यों करती है। सो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी और इस सोसाइटी में और इस इकॉनमी में डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप किसी भी इंडस्ट्री वर्टिकल को आज उठा लें, बैंकिंग को, हेल्थ केयर को, मीडिया इंडस्ट्री को, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इज सर्विंग एज अ बैकबोन। और जब टेक्नोलॉजी इज सर्विंग एज अ बैकबोन तो इसका मतलब है डिजिटल एप्लीकेशंस और डिजिटल सिस्टम्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको डेवलप करने वाले, चलाने वाले, उसको रन करने वाले, इन सारे लोगों की ज़रूरत है। एंड दीज पीपल हैव टू बी सर्टिफाइड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। और यही आपका फ्यूचर का, बिजनेस का, जॉब मार्केट का ट्रेंड है, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब्स भी अवेलेबल हैं, स्किल्स का शॉर्टेज भी है और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। सो इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को इसीलिए लॉन्च किया गया है जो कि टेक स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। और बिकॉज जब आप कोई डिजिटल सिस्टम भी बनाएंगे तो आपको उसके पीछे जो मैन पावर चाहिए दैट हैज़ टू बी वेल वर्स्ड विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो आप AI इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, आप प्रोडक्टिविटी स्टैक के ऊपर भी काम कर सकते हैं, आप ERP बिजनेस एप्लीकेशन से भी काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। सो इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अनलीश करता है पाकिस्तानी बच्चों के लिए, जो 1.5 मिलियन बच्चे 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन इस वक्त जा रहे हैं। उनको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लेटेस्ट कंटेंट और करिकुलम जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है उसकी टेक्नोलॉजीज़ का, उसको पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद जो है उसके ऊपर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करके अपनी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें। आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि सर्टिफिकेशन के थ्रू क्योंकि वो मुसलसल बात कर रहे हैं कि आपने नौकरी ढूंढनी नहीं है बल्कि अपने आपके लिए जो नौकरी है वो क्रिएट करनी है। सो इससे, इस सर्टिफिकेशन से बहुत सारे नौजवान जो हैं उनको हेल्प मिलेगी कि वो अपने रोज़गार जो है वो खुद पैदा कर सकें। अच्छा, ये बताएगा कि क्या आप लोग आगे जाके ऐसा, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन आजकल क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी हो रही हैं जस्ट बिकॉज इंटरनेट की फैसिलिटीज़ की वजह से, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप लोग लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो जिससे वो तलबा जो कि भी घर बैठे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, स्कूल में हों, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल हो सके ऑनलाइन क्लासेस के लिए?
जी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम डेवलप किया था आज से कुछ अर्सा पहले, और ये जो कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन है मार्च से पाकिस्तान में, इसमें वी हैव बीन एंगेज्ड ऑन ऑल द लेवल्स विद पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो आई वुड वांट टू शेयर कि 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में आज ये सिस्टम जो है वो चल रहा है, और स्पेशली ये डिजिटल क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और हायर एजुकेशन कमीशन और माइक्रोसॉफ्ट इन पाकिस्तान they are collaborating to make sure that online classes are happening over Microsoft Teams, और इसका एक बहुत बेहतर सक्सेस रेट है जिससे बच्चे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, बिकॉज फिजिकली यू कैन नॉट गो एंड एक्सेस योर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो जो आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट है उसको वर्चुअलाइज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मैं आगाही फराहम करने के इमरान जमशेद हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा मसला है इस मौके पे ऑनलाइन क्लासेस का। आम खबर शामिल करते चले। रमज़ान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश होने का हुक्म देते हुए करार दिया कि आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने की है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना स्मिथ की, जिनकी आज उनके मद्दाह सालगिरह मना रहे हैं। बिल्कुल शफात, और अगर आज लेडी डायना जिंदा होती तो वो अपनी 59वीं सालगिरह मना रही होती। दिलों पे अब भी ये राज करी हैं, गो के इनको इस दुनिया से रुखसत हुए बहुत बरस बीत चुके हुए हैं, लेकिन आज भी इनको दिलों की प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट हम इनको कंसिडर करते हैं, और अभी भी लोग इनकी बात करते हैं। और शफात, इनके मतलब हेयर स्टाइल को देख के आपको याद होगा बचपन में बहुत सारी खवातीन इस तरह के हेयर कट भी कराती थी, और हर तरीके से जो लोग थे वो इनको फॉलो करने की कोशिश करते थे, क्योंकि एक खूबसूरती का जो आपने पैमाना बनाया होता था ना, वो होता था कि क्या भी लेडी डायना जैसी लड़की खूबसूरत है, तो वो पैमाना जो था वो खूबसूरती का वो उस ज़माने में, और इनफैक्ट अभी भी आज लेडी डायना का ही नाम दिया जाता है इसमें। वैसे शहबाज सिर्फ खवातीन ही बल्कि इनकी अपनी जो छोटी बहू है मेगन मार्कल, वो भी हर चीज़ में, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो चलने ढलने का सलीका हो, वो तमाम तर चीज़ें जो है ना वो अभी भी अपनी सास को देख के सीखती हैं। इनफैक्ट जो उनका लॉयर है वो वही लॉयर है जो कि लेडी डायना के भी लॉयर थे। हर चीज़ फॉलो करती हैं। पहले वक्तों में जब मेरे ख्याल में जब बच्चियाँ ज़रा ज़्यादा जो है ना मेकअप करती थी तो उनकी माएँ उनको ताने ही मारती थी, एडी तू लेडी डायना, तो ये वो भी होता था। लेकिन अब ये अभी भी लोगों के दिल में लेडी डायना के लिए मोहब्बत है, और एक बड़ी अट्रैक्शन, एक बड़ा चार्म है, एंड सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी उन्हीं की देखी जाती है। इसीलिए जब उनके बेटे और बड़े बेटे और बहू पाकिस्तान में आई थी तो लोगों ने सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार भी इसलिए किया था क्योंकि लेडी डायना की बहू पाकिस्तान आ रही है। खैर जी, यही पर वक्त हो गया कि हम आपसे इजाजत लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।